माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चिल्ड्रन का बहुत कॉमन डिजीज ऑर्डर आता है। ये पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है ये? जैसा कि नाम से है, ये दो नाम से है लगा हुआ है इसमें। पाइलोरिक, पाइलोरिक बोलते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट को बोलते हैं। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो ऑफ पाथ, यानी जो स्टमक का जो आउटलेट पाथ होता है वो नैरो हो जाता है। नैरो कैसे हो गया? जैसे इसको जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर। जैसे ये ऑसोफेगस और यहाँ पे स्टमक, और इसका जो ये वाला जो पाथ होता है ना, यहाँ पे होती है क्या? पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये जो स्टमक का पार्ट है इसमें यहाँ पर तो होता है ऑसोफेगस का लोअर स्फिंक्टर, कार्डियक फंडस, बॉडी, और ये एरिया को बोलते हैं पाइलोरस कहते हैं। तो यही एरिया जो होता है ना, जो रास्ता जो है, जो ये रास्ता है यहाँ से, ये वाला लूमेन, जितना एरिया इसका होना चाहिए ये एरिया नहीं रहता है। एरिया इसका क्या होता है? घट जाता है। यही एरिया के डिक्रीज हो जाने को बोलते हैं स्टेनोसिस कहते हैं। तो ये वाला जो रास्ता है ऊपर से इधर से जो आता है रास्ता, इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक इनलेट। यानी इसमें जो होता है गैस्ट्रिक इनलेट, मतलब इसमें से आता है, इधर से जो जाता है इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट। तो गैस्ट्रिक आउटलेट को ही बोलते हैं पाइलोरस बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसका मेन डिफिनेशन क्या कहता है कि द नैरोइंग ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट लुमेन और पाइलोरस लुमेन नोन एज पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसी को हम कहते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। अब इसको जानने से पहले हम लोग को थोड़ा स्ट्रक्चर पे तो और ध्यान देना पड़ेगा। हमको थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके बारे में। ऑसोफेगस, ये जो स्टमक का बाहरी लेयर देख रहे हैं, ये जो बाहर लेयर है इसको थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा हमको। ये जो हम बाहरी लेयर बना रहे हैं जिसको सिरोसा बोलते हैं, है ना, आउटर लेयर, इसको सिरोसा कहते हैं। ठीक है, सिरोसा। इधर में हो गया लेजर कर्वेचर, लेजर कर्वेचर। इसके बाद जो लेयर होता है जिसको लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मस्कुलरिस बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स या मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है इसका काम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल का काम क्या है कि इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। इलास्टिसिटी स्टमक को ज्यादा एक्सपेंशन होने नहीं देता है, तो एक्सपेंशन से बचाता है इसको, डिस्टेंशन जो होती है उसको बचाता है। तो एक बाहर लेयर होती है, इसी के जस्ट जो अंदर का लेयर होता है जिसको बोलते हैं सर्कुलर मसल्स बोलते हैं। अब 2 डायमेंशन तो बनेगा नहीं, ऐसे होता है सर्कुलर मसल। इस तरह से क्या होता है? सर्कुलर मसल इस तरह से बाइंड करता है। तो ये अंदर, इसके अंदर होता है सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स का फाइबर ऐसे होता है। ये तो ऐसे हम रफ बना रहे हैं इसको समझने के लिए। तो ये लॉन्गिट्यूडनल के बाद होता है कौन सा? सर्कुलर मसल्स। ये हो गया सर्कुलर मसल्स फाइबर, हो गया सर्कुलर मसल्स फाइबर। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स दोनों मिला एक कौन सा लेयर बोलते हैं? मस्कुलरिस लेयर बोलते हैं, मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, और इसके बाद होता है सब म्यूकोसा। यहां पर होता है कौन सा? सब म्यूकोसा लेयर। आज सब म्यूकोसा के बाद क्या होता है? म्यूकोसा। इसके बाद होता है म्यूकोसा का लेयर। ठीक है, म्यूकोसा लेयर। चलिए इस तरह समझ में आ गया। तो यहां पाइलोरिक के बारे में ज्यादा फोकस किए हैं कि बाहर का लेयर सिरोसा लेयर, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। इसी तरह से यहां भी स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से, है ना, इस तरह से शेप बनेगा। अब ये जो लूमेन है, ये लूमेन इसका रास्ता बंद हो जाता है, कम हो जाता है। काहे कम हो जाता है? इसके पीछे क्या क्या रीजन होता है? चलिए हम बात करते हैं
दो वैरायटी की बात करते हैं। एक होता है चाइल्डहुड की बातें, जो बच्चों में होता है, और सबसे ज्यादा यहीं पे होती है, चाइल्डहुड पाइलोरिक स्टेनोसिस। एक होता है एडल्ट पाइलोरिक स्टेनोसिस। चाइल्डहुड एडल्ट पाइलोरिक स्टेनोसिस, चाइल्डहुड पाइलोरिक स्टेनोसिस जो होता है मोस्ट कॉमन पाइलोरिक स्टेनोसिस है, सबसे ज्यादा यही होता है चाइल्डहुड पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या होती है चाइल्डहुड वाला में, कि चाइल्डहुड वाला में सबसे कॉमन क्या होता है कि ये जो सर्कुलर मसल्स है, सर्कुलर मसल्स ये हाइपरट्रोफी हो जाती है। जो सर्कुलर मसल्स क्या होता है, बड़ा बड़ा मोटा हो जाता है, ये किसी कारण से ये जो सर्कुलर मसल फाइबर है ये डायलेट कर जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, ये सर्कुलर मसल हाइपरट्रोफी हो जाती है। अब सर्कुलर मसल्स के हाइपरट्रोफी होने के कारण तो रास्ता तो अब ये इतना बड़ा यही कवर कर लिया, तो सब म्यूकोस देखिए, अब म्यूकोस सब म्यूकोस यहाँ पे है, म्यूकस यह हो गया, अब बताइए रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया कि नहीं। तो सबसे ज्यादा जो होता है, जो सबसे कॉमन जो बच्चों को देखने को मिलता है, और उसमें सबसे कॉमन क्या है कि सर्कुलर मसल जो होता है ना वो मोटा हो जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। ये क्यों हो जाता है, तो बर्थ के एक सप्ताह के बाद, बर्थ के एक सप्ताह के बाद गैस्ट्रिक जूस के एक्सपोजर होने की वजह से स्टमक के अपना जो फंक्शन है उसकी एक्टिविटी बढ़ने के कारण कुछ बच्चों में ये हाइपरट्रोफी हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस होती है, ये बड़ा कॉमनेस्ट है। नंबर 2, जो कंजेनाइटली कुछ बात एक्सपोजर होता है, जैसे कंजेनाइटल में ही अगर बाय द वे एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट घटा रहता है, तो उस केस में जो आउटलेट है वह नैरो हो जाती है। तो जो इसमें भी एक कंडीशन आता है एमनियोटिक फ्लूइड के घटने का, जो ये जो होता है ये तो कंजेनाइटली कम रहता है इसमें, लेकिन इसका ज्यादा जो आपका प्रोमिनेंसी जो होती है, डोमिनेंसी, ये एक सप्ताह के बाद देखने को मिलता है। कब, जब मिल्क का क्वालिटी चेंज करता है, उसके बाद क्या होता है कि इसका जो अपीयरेंस है वह मिल जाता है ये। तो देखिए एक्सपोजर वहां भी था, इंटरव्यूटर में भी था, और एक्सपोजर बाद में भी होता है। कुछ फैक्टर जो होता है, जैसे प्री टर्म बेबी, समय से पहले जन्म ले लेता है बाय द वे बच्चा, तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है ना कि स्टेनोसिस देखने को मिल जाता है, जो डेवलप पूरा रहता नहीं है। नेक्स्ट, मालन्यूट्रिटिव चाइल्ड, ऐसा कोई बच्चा जो मालन्यूट्रिटिव का होता है, उसमें भी कभी कभी स्टेनोसिस देखने को मिलता है। अब जो बात करते हैं, जो कभी कभी एडल्ट में भी मिलता है। एडल्ट में क्या होती है, एडल्ट में तो ये मसल हाइपरट्रोफी नहीं होती है, एडल्ट में दिक्कत क्या होती है, एडल्ट में ये स्ट्रक्चर ही गड़बड़ा जाता है कभी कभी, ये सर्कुलर मसल्स हो गए। अब एडल्ट में क्या होता है, सबसे पहला, अगर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, बहुत दिनों से गैस्ट्राइटिस है, तो गैस्ट्राइटिस पुराना रहने से क्या होता है ना कि फाइब्रस टिश्यूज में ग्रो करता है। अब फाइब्रस टिश्यू ग्रो करेगा तो उस केस में क्या होगी, जो एरिया है, जो इसका वाल मोटा हो जाएगा, उस केस में स्टेनोसिस हो जाएगी। तो एक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस मिलता है। दूसरा क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर। अगर क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर है, बार बार गैस्ट्रिक अल्सर हो रही है, बहुत दिनों से गैस्ट्रिक अल्सर है, तो उस केस में क्या होता है, उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब देखो उसमें होता है टी पॉट स्ट्रक्चर हो जाता है, आवर ग्लास कंट्रेक्शन हो जाता है इसका, है ना, बहुत अजीब अजीब ढंग का इसका स्ट्रक्चर होता है। आवर ग्लास कंट्रेक्शन वाला में जो स्टमक का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसे हो जाता है, ये स्टमक है फिर ऐसे हो जाती है, देखिए, तो इस तरह से क्या होता है ना, स्टमक ऐसे बन जाता है। अब अगर तो उस तरह से क्या होता है कि ये भी स्टेनोसिस का कारण बनता है। इसके बाद गैस्ट्रिक ट्यूमर, अगर स्टमक में ट्यूमर है, चाहे बेनाइन ट्यूमर है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है, कैंसर है, उसमें तो डायरेक्ट क्या होगा, ग्रोथ कर रहा है ना, डायरेक्ट मांस से ग्रोथ हो रहा है। अब मांस ग्रोथ है तो रास्ता को तो ब्लॉक करेगा ही, ये भी स्टेनोसिस का कारण बन सकता है। इसके बाद उसका अगला जो कारण बनता है उसमें, जैसे गैस्ट्रिक पॉलिप है, उसकी वजह से हो सकता है। स्टमक में ट्विस्ट बन गया, ट्विस्टिंग हो जाता है कभी कभी, तो इसके कारण भी क्या होता है, जो स्टेनोसिस का कारण बन सकता है अभी। तो ये सब जो कारण है एडल्ट टाइप का बनता है, तो एडल्ट टाइप में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यह स्टेनोसिस बनता है। नेक्स्ट आते हैं इसके सिम्टम के बारे में। देखिए सिम्टम में सबसे पहला क्या है कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसको बोलते हैं, कि जो फोर्सफुल वोमिटिंग होती है। जैसे क्या होता है, क्यों होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये स्टमक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, मिल्क वगैरह लिया गया, फ्लूइड है जो भी लिया गया। अब मिल्क लेने के बाद अगर देखिए इसमें बोला जाता है कि एकदम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में मिल्क लेना चाहिए, ज्यादा अमाउंट में मिल्क नहीं लेना है, एकदम ट्रेस अमाउंट में। मैं थोड़ा जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दूध पी रहा है तो मान लीजिए 20 ml उसको देना है,
तो 20 ml को तो एक बार नहीं देना, 5-5 ml देना चाहिए। अब उसको एक बार 20 ml दीजिएगा और 2 घंटा के बाद फिर 20 ml दीजिएगा, तो उससे अच्छा उसको 5-5 ml करके दीजिए। इसे मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम बच्चों में पाल्विक स्टेनोसिस जो होता है ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है, ऑपरेशन करने जो बहुत कम पड़ता है। अब क्या हुआ, मिल्क यहाँ पे है और ज्यादा अमाउंट पिला रहे हैं। अब क्या हो रहा है, रास्ता इधर पर बंद है, रास्ता में तो ओपन है नहीं, पूरा बहुत पतला रास्ता है, वेव यहाँ से बन रही है। अब ये जो वेव बनेगा यहाँ पे, यहाँ वेव जो बनता है ना, वो स्टमक के इसी रीजन से वेव बनता है। वो वेव कैसे आ, देखिए ऐसे वेव जा रही है, वेव ऐसे आ रहा है, अब वेव ऐसे जा क्या हो रही है। अब बताइए वेव यहाँ से बन रही है, लेकिन आगे रास्ता बंद है, वेव बन रहा है, रास्ता बंद है, धीरे धीरे अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब जैसे प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका जो LES लोअर स्फिंक्टर है ये खुल जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, वोमिटिंग बाहर हो जाएगी। तो यहाँ से जो वोमिटिंग होगी वो कैसा वोमिटिंग होगा, फोर्सफुल वोमिटिंग होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं लोग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं। इसके बाद इस एरिया में थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ा सा पेन डेवलप करेगा, कहाँ पे, एपिगैस्ट्रिक एरिया में। एपिगैस्ट्रिक में थोड़ा सा पेन भी होता है, एपिगैस्ट्रिक में डिस्कम्फर्ट भी होता है, रेस्टलेसनेस भी होता है बच्चा इसमें। अब वोमिटिंग होगा तो दिक्कत क्या होगा, डिहाइड्रेशन होता है इसमें, बॉडी में पानी की कमी होगी, जो भूख जो हंगर रहेगा बच्चा में, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेस्टलेस नहीं बच्चा रहता है इस केस में। तो जनरली सिम्टम में ये सब मिलता है बच्चों में। साइन में जब छू के देखेंगे जहाँ एपिगैस्ट्रियम में, तो हो सकता है कि टेंडरनेस होगा, और अगर मान ली कुछ दीजिए खाने के लिए, उसका तुरंत ये क्या होता है, फ्लैचुलेंस हो जाती है, तुरंत जो पेट का साइज बड़ा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है इसमें, ये फुलनेस हो जाती है एब्डोमेन में। तो ये जो होता है कब होता है, आफ्टर मील के बाद पता चल जाता है। इसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशन देखेंगे बच्चा में, तो डिहाइड्रेटेड बच्चा रहता है, वेट घटा रहता है इसका, माल न्यूट्रिशन कंडीशन बना रहेगा इसमें, तो ये ज़्यादा मिलता है। वोमिटिंग होने के कारण क्या होता है, बार बार एसोफेगस में इरिटेशन होगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्निंग जैसा सेंसेशन होगा, थ्रोट में इरिटेशन होता है, डेंटल कैरीज हो जाती है ना, डेंटल कैरीज, क्योंकि बार बार एसिड रिफ्लक्स की वजह से क्या होता है, माउथ का pH चेंज किया जाता है, टंग कोटेड रहता है। तो ये सब जो है आपको मिलेगा कॉम्प्लिकेशन के केस में। अगर हम इसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो बहुत मुश्किल से इसका फाइंडिंग हो पाता है, CT स्कैन फाइंडिंग कर लेता है, या फिर इंडोस्कोपी है, GE इंडोस्कोपी है, इससे जो फाइंडिंग हो जाती है अच्छा ढंग से। उसका नहीं तो बेरिया मिल एक्सरे है, उससे करेंगे तो क्या होगी, जो इस जगह पे कंट्रास्ट जो होता है नैरो हो जाता है, कंट्रास्ट का शैडो होता है ना, वो आपको कम मिलता है। इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में या तो पाइलोरोप्लास्टी करते हैं, या इसको क्या करते हैं लोग, डायलेट करवा लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि सर्जरी में बहुत कम रोल है, बाकी अगर ट्यूमर है या कुछ है उसका, तो आप स्क्रैप कर लेते हैं। तो पाइलोरोप्लास्टी इसके लिए सबसे अच्छा होता है, यहाँ से स्क्रैप कर करके जो मसल जो हाइपरट्रोफी है उसको हटा लेते हैं। और अगर बाय द वे अगर बहुत पेशेंट में क्या होता है कि सेल्फ ट्रीटमेंट होती है, मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इसको बहुत थोड़ा थोड़ा ही डाइट देंगे, हैप्पी डाइट कभी नहीं देंगे, हैप्पी डाइट देंगे तो वोमिट कर जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाइट देंगे तो बॉडी में चला भी जाएगा और इंटेक भी कर लेता है। इसलिए याद रखना चाहिए कभी भी हैप्पी नहीं देना है इसको, दूध देते हैं तभी हल्का हल्का देंगे, क्योंकि वोमिटिंग कराने से फायदा क्या है, अगर थोड़ा थोड़ा बॉडी में जाएगा, ऑब्जर्व होता है, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये हो गया आपको पाइलोरोप्लास्टी का। अगर भाई मेडिसिन इसमें देना चाहते हैं तो क्या देंगे, सॉरी एस्टामोनियम है, कार्बोवेज है, इस सब, या फिर कैलकेडिया फ्लोर है, ये दवा इसको चलाते हैं और इससे बच्चा जो है ठीक हो जाता है, जो एडल्ट है वो भी ठीक हो जाता है इसमें। तो ये था आपका पाइलोरोप्लास्टी। इसके बाद बाकी बातें पीछे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।